चैप्टर 2 पार्ट 2 द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान की शहनाई। Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in royal residence, for it had a shrill, unpleasant sound. औरंगजेब जो कि एक मुगल बादशाह थे, उन्होंने अपने जो शाही जहाँ वो लोग रहते थे महल में, वहाँ पर पुंगी को बैन कर दिया क्योंकि उसकी एक तेज अजीब सी आवाज आती थी। पुंगी became the generic name for reeded noise makers. तो पुंगी जो है वो एक सबके लिए मतलब एक कॉमन नाम बन गया उन सभी के लिए जो कि हवा से मतलब हवा से जिनमें विंड ब्लोइंग इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं जैसे फ्लूट वगैरह, उसके लिए नाम बन गया। Few had thought that it would one day be revived. A barber of a family of professional musicians who had access to royal palace decided to improve the tonal quality of pungi. एक बार्बर यानी कि नाई, जो कि एक प्रोफेशनल मतलब म्यूजिशियन फैमिली का नाई था, उस वो रॉयल पैलेस तक जा सकता था। उसने सोचा कि क्यों ना पुंगी की क्वालिटी को इम्प्रूव करे, सुधारा जाए। He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than pungi and made 7 holes on the body of the pipe. उसने एक पाइप लिया, होलो पाइप लिया जो थोड़ा सा लंबा और चौड़ा था पुंगी से, और उसमें 7 होल्स किए उस पाइप की बॉडी में। When he played it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were produced. जब उसने उसे प्ले किया यानी कि कुछ होल्स को ओपन करके कुछ को क्लोज करके, तो उससे मीठी सी आवाज आई। He played the instrument before royalty and everyone was impressed. उसने वो उसको जो रॉयल फैमिली थी उनके सामने उसे बजाया और सभी खुश हुए। The instrument was different from pungi, had to be given new name. अब जो उसने इंस्ट्रूमेंट बजाया वो पुंगी से अलग था और इसलिए उसे कोई नाम देना था। As the story goes, since it was first played in the Shah's chambers and was played by a nine barber, the instrument was named the shehnai. अब क्योंकि एक बार्बर ने उसे बजाया, वो भी शाही लोगों के सामने, इसलिए उसका नाम, बार्बर को नाई कहते हैं, इसलिए उसका नाम शहनाई रखा गया। The sound of शहनाई began to be considered auspicious. अब उसे एक शुभ माना जाने लगा शहनाई को। And for this reason, it is still played in temples and is an indispensable component of any North Indian wedding. तो इसीलिए आज भी टेम्पल्स में और शादियों में इसे बजाया जाता है। इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ नौबत और ट्रेडिशनल एंसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट। पहले के ज़माने में जो 9 इंस्ट्रूमेंट्स रॉयल मतलब जो शाही कोर्ट में रखे जाते थे, उनमें से वो उसका एक पार्ट थी। Till recently, it was used only in temples and weddings. The credit for bringing these instruments into classical stage goes to Ustad बिस्मिल्लाह खान। और फिर अब जो है वो सिर्फ टेम्पल्स और मंदिरों और शादियों में बजने लगी, लेकिन इसे क्लासिकल म्यूजिक के स्टेज तक पहुंचाने का जो क्रेडिट है, श्रेय है, वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient estate of Dumraon in Bihar. Dumrao in Bihar. बिस्मिल्लाह खान जब 5 साल के थे तो वो गिल्ली डंडा खेलते थे
He would regularly go to nearby Bihari Ji temple to sing the Bhojpuri Cheta, at the end of which she would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by Lokan Maharaja. तो वो वहाँ पर जो एक मंदिर था बिहारी जी का, वहाँ पर रोज जाते थे और भोजपुरी गीत गाते थे, और वहाँ के महाराज फिर उन्हें इनाम में एक लड्डू देते थे जिसका वजन 1.25 किलो होता था, यानी 1.25 किलो. This happened 80 years ago, and little boy has traveled far to earn the highest civilian award in India, the Bharat Ratna. ये 80 इयर्स पहले की बात है, और उसके बाद उस छोटे बच्चे ने बहुत लंबा सफर तय किया कि उसे इंडिया का जो सबसे बड़ा अवार्ड है, हाईएस्ट, जो एक नागरिक को दिया जाता है, यानी कि भारत रत्न, वो मिला. Born on 21st March 1960, Bismillah belonged to a well-known family of musicians from Bihar. उनका जन्म 21 मार्च 1916 में हुआ, और उनकी फैमिली बिहार की एक जानी मानी संगीतकार फैमिली थी. His grandfather Rasul Bux Khan was the शहनाई नवाज of भोजपुर किंग्स कोर्ट. उनके दादाजी भोजपुर के राजा के दरबार में शहनाई बजाते थे. His father, Paigambar Bugs, and other paternal ancestors were also great शहनाई players. उनके पिताजी और भी जो उनके पूर्वज थे, वो भी बहुत अच्छी शहनाई बजाते थे. The young boy took to music early in life. At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, Bismillah was fascinated watching his uncles practice the shehnai. जो इस छोटे बच्चे ने म्यूजिक को बहुत ही जल्दी अपनी लाइफ में लेकर आए. जब वो 3 साल के थे तो उनकी मम्मी उन्हें उनके मामा के यहाँ ले गई बनारस में. उन्होंने वहां पर उन्हें शहनाई बजाते देखा. Soon Bismillah started accompanying his uncle. फिर धीरे धीरे वो उन्हें उनका साथ देने लगे. Ali Bugs to the Vishnu temple of Banaras, where Bugs was employed to play the shehnai. अली बख्श जो उनके अंकल थे, वो विष्णु मंदिर जो था वहां पर बनारस में, वहां पर शहनाई बजाने का काम करते थे. तो बिस्मिल्लाह खान भी उनके साथ जाने लगे. अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड. वे शहनाई बजाते और बिस्मिल्लाह खान बिना किसी डिस्टर्बेंस से, डिस्ट्रैक्ट हुए, इधर उधर का सोचे, घंटों तक ध्यान से उनकी शहनाई सुनते. Slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. फिर धीरे से उन्होंने इसके लेसन्स लेना, इसके पाठ पढ़ना शुरू किए इंस्ट्रूमेंट बजाने के, और वो पूरा दिन प्रैक्टिस करते. For years to come, the temple of Balaji and Mangala Maiya and the banks of Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude. फिर आने वाले सालों में बालाजी का मंदिर और मंगला मैया का मंदिर और गंगा मैया का किनारा, ये सब उनके फेवरेट जगह बन गई जहाँ पर वो बैठ के शांति से अकेले में प्रैक्टिस करते. The flowing waters of Ganga inspired him to improvise and invent rags that were earlier considered to be beyond in the range of the shehnai. फिर उन्होंने गंगा मैया के बहते पानी से उनको सीख मिली, और उन्होंने फिर नए नए धुन और नोट्स बनाए, शहनाई में बजाए, जो कि पहले शहनाई की रेंज से बाहर माने जाते थे. At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. जब वो 14 के थे तो वो उनके अंकल के साथ
इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में गए। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, उस्ताद फयाज खान patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." जब उन्होंने बजाया, उसके बाद जो उस्ताद फयाज खान थे, उन्होंने उनकी पीठ थपथपाई और कहा कि तुम मेहनत करो और मेहनत करो और तुम एक दिन जरूर बहुत आगे तक जाओगे। With the opening of All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break. He soon became an often heard Shehnai player on radio. जब 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो आया, तो उनके लिए एक नई शुरुआत हुई। वह धीरे से बार-बार सुने जाने वाले शहनाई बजाने वाले बन गए। When India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his Shehnai. जब 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, तब बिस्मिल्लाह खान पहले इंडियन बने जिन्होंने शहनाई से इसका स्वागत किया। He poured his heart out into Rang Kafi from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech. उन्होंने लाल किले से पूरे दिल से शहनाई बजाई और अपनी ऑडियंस को सुनाई, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे, जिन्होंने उसके बाद अपनी फेमस स्पीच ट्रिस्ट विद डेस्टिनी दी। Bismillah Khan has given many memorable performances both in India and abroad. बिस्मिल्लाह खान ने बहुत सारी यादगार प्रस्तुतियां दी, इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी। His first trip abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by Maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other sovereigns. उनकी पहली जो देश के बाहर की यात्रा थी, वो अफगानिस्तान की थी, जहाँ किंग जहीर शाह उनसे इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उन्हें अमूल्य पारसी कारपेट और भी कुछ यादगार चीजें दी। The king of Afghanistan was not only one to be fascinated with Bismillah's music. Film director Vijay Bhatt was so impressed after hearing Bismillah play at the festival that he named a film after the instrument गूंज उठी शहनाई। यानी कि सिर्फ अफगानिस्तान के राजा ही नहीं थे जो कि उनसे बहुत आकर्षित हुए। विजय भट्ट नाम के जो फिल्म डायरेक्टर थे, वो भी उनसे इतने खुश हुए कि जब उन्होंने उनकी शहनाई सुनी कि उन्होंने अपनी फिल्म उस पर एक फिल्म बनाई, गूंज उठी शहनाई के नाम से। द फिल्म वॉज अ हिट एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशन, दिल का खिलौना है टूट गया, टर्न आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर। वो फिल्म जो थी वो बहुत हिट हुई और बिस्मिल्लाह खान की ही कोई एक कंपोजिशन रचना, दिल का खिलौना है टूट गया, एक रिकॉर्ड ब्रेकर यानी बहुत ज़्यादा सुनाई जाने वाला बना। Despite his huge success in celluloid world, Bismillah Khan's ventures in film music were limited to two: Vijay Bhatt's Goonj Uthi Shehnai and Vikram Srinivasa's Kannada venture Sanadhi Appanna. I just can't come to terms with the artificiality and glamour of film world, he says with emphasis. यानी कि उन्होंने जो उनका पुराने टाइप की जो फिल्म थी या उस तरह के जो माहौल था, उसमें उनकी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहे, लेकिन उन्होंने नई फिल्म
में जो है सिर्फ 2 ही फ़िल्मों में काम किया। पहली गूंज उठी शहनाई और दूसरा सनाधि अनप्पा। और वो उनके हिसाब से जो फ़िल्म जगत का जो ग्लैमर, आर्टिफिशियलिटी मतलब वही चकाचौंध और बनावटीपन ये उन्हें नहीं पसंद था। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट। उन्हें बहुत सारे अवार्ड्स और पहचान मिली। Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in United States of America. बिस्मिल्लाह खां पहले भारतीय बने जिन्हें कि लिंकन सेंटर हॉल जो कि यूएस में है, अमेरिका में, वहां पर परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया. He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival, and in Osaka Trade Fair. So well known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him, Tahar Mosik Ustaq बिस्मिल्लाह खान. यानी उन्होंने बहुत सारे दूसरे कई फेमस और प्रेस्टिजियस जगहों पर भी अपने परफॉर्मेंस दी और वो उनका इंटरनेशनल लेवल पर भी इतनी सम्मान और प्रसिद्धि थी कि उनके नाम पर एक ऑडिटोरियम भी बना तेहरान में. नेशनल अवार्ड्स लाइक पद्मश्री, पद्म विभूषण एंड पद्म भूषण वर कन्फर्ड टू हिम. पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, इस तरह के जो हमारे नेशनल अवार्ड्स है वो भी उन्हें मिले. In 2001, Ustad Bismillah Khan was awarded India's highest civilian award, the Bharat Ratna. With the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said, "All I would say is, teach your children music. This is Hindustan's rich tradition. Even the West is now coming to learn our music." उन्हें 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया. उन्होंने उस अवार्ड को अपने सीने से लगाया और कहा कि मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाइए. ये हिंदुस्तान की परंपरा है, रिचेस्ट ट्रेडिशन है और अब तो जो वेस्ट है वहाँ से लोग भी इसे सीखने के लिए आ रहे हैं. In spite of having travelled all over the world, Khan Sahab, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world. यानी कि वो उन्होंने दुनिया भर घूमी लेकिन जहाँ के वो रहने वाले थे और दूसरा उनके मामा जी का गांव, यानी कि गांव नहीं मतलब मामा जहाँ रहते थे बनारस, वो उनकी फेवरेट जगह बनी रही. A student of his once wanted him to head a Shehnai school in USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. But Khan Sahab asked him if he would be able to transport river Ganga as well. एक बार उनके एक स्टूडेंट जो कि यूएस में रहते थे, उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि वे यूएसए में एक म्यूजिक शहनाई के लिए जो स्कूल है उसके हेड बन जाए और उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो बनारस को वहाँ पर बनारस बना देंगे, जो बनारस के जैसे मंदिर है वैसे की वैसे मंदिर बनाकर. पर खान साहब ने इस पर उनसे पूछा कि क्या वो रिवर गंगा नदी को वहाँ ला सकते हैं. Later he is remembered to have said, "That's why whenever I am in foreign country, I keep yearning to see Hindustan. While in Mumbai, I think of only Banaras and the holy Ganga. And while in Banaras, I miss the unique Matta of Tumraon." वो कहते हैं कि जब मैं किसी फॉरेन कंट्री में होता हूँ तो मुझे हिंदुस्तान याद आता रहता है और मैं मुंबई में होता हूँ तो मैं बनारस और गंगा नदी के बाद मैं सोचता हूँ, और बनारस में रहता हूँ तो मैं डुमराव की जो फेमस यूनिक
मट्ठा है उसको याद करता हूँ। Ustad Bismillah Khan's life is a perfect example of the rich cultural heritage of India, one that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की जो लाइफ है वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है हमारे भारत की संस्कृति का, कि कैसे एक वो मुस्लिम होते हुए भी इतने समर्पित थे कि वो काशी विश्वनाथ मंदिर में हर सुबह शहनाई बजाते थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान passed on 21 August 2006 at the age of 90 after a prolonged illness. He was given a state funeral and Government of India declared one day of national mourning. 21 अगस्त 2006 को 90 की एज में उनकी डेथ हो गई एक बीमारी के कारण। उन्हें सम्मान के साथ में उनका फ्यूनरल किया गया और इंडिया की जो हमारी भारत सरकार है उन्होंने उनके निधन पर एक दिन का राष्ट्रीय शोक भी रखा। पार्ट 2 शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान एक्सरसाइज। थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। क्वेश्चन 1, टिक द राइट आंसर। पहला, द शहनाई और पुंगी was a reeded noisemaker. आंसर पुंगी। सेकेंड, बिस्मिल्लाह खान और a barber or Ali Bucks transformed the pungi into shehnai. Answer, a barber. Third, Bismillah Khan's paternal ancestors were. Options, barbers, professional musicians. Answer, professional musicians. Next, Bismillah Khan learned to play the shehnai from. Options, Ali Bucks, Pegambar Bucks, Ustad Fayaz Khan. Answer, Ali Bucks. Bismillah Khan's first trip abroad was to. Options, Afghanistan, USA, Canada. Answer, Afghanistan. Question 2. Find the words in the text which show Ustad Bismillah Khan's feelings about the items listed below. Then mark a tick in correct column. Discuss your answers. Bismillah Khan's feeling about. पहला, टीचिंग चिल्ड्रन म्यूजिक, पॉजिटिव। दूसरा, द फिल्म वर्ल्ड, नेगेटिव। तीसरा, माइग्रेटिंग द यूएसए, नेगेटिव। चौथा, प्लेइंग एट टेम्पल्स, न्यूट्रल। गेटिंग द भारत रत्न, पॉजिटिव। द बैंक्स ऑफ गंगा, पॉजिटिव। लीविंग बनारस एंड टुरमोन, negative. Question 3. Answer these questions in 30 to 40 words. Question 1. Why did Aurangzeb ban the playing of pungi? औरंगजेब ने पुंगी को बैन क्यों किया? Answer. Aurangzeb banned the playing of pungi because it had a shrill and unpleasant sound. Question 2. How is shehnai different from pungi? शहनाई पुंगी से अलग कैसे है? Answer. A shehnai is a pipe with a natural hollow that is longer and broader than a pungi. It has 7 holes on the body of pipe. Question 3. Where was the shehnai played traditionally? How did Bismillah Khan change this? Question मतलब शहनाई कहाँ बजाई जाती थी और बिस्मिल्लाह खान ने इसे कैसे चेंज किया? Answer. Shehnai was played traditionally in the temple, at the royal courts, and on the occasion of weddings. The credit must go to Bismillah Khan to take this instrument onto the classical stage. Question 4. When and how did Bismillah Khan get his big break? कि बिस्मिल्लाह खान को बड़ा ब्रेक कैसे मिला? कब और कैसे मिला? Answer. Bismillah Khan got his big break when the opening of All India Radio
in Lucknow in 1938? Question 5. Where did Bismillah Khan play the Shehnai on 15th August 1947? Why was the event historic? बिस्मिल्लाह खान ने 15 अगस्त 1947 को शहनाई कहाँ बजाई और वो एक ऐतिहासिक इवेंट क्यों है? आंसर: Bismillah Khan played the Shehnai on 15th August 1947 at the Red Fort. He was the first Indian to greet the nation with his musical instrument. This event was historic because we got independence on that day. He poured his heart out in the presence of a large number of people, including Pandit Jawaharlal Nehru. Question 6. Why did Bismillah Khan refuse to start a Shehnai school in USA? बिस्मिल्लाह खान ने यूएसए में शहनाई स्कूल खोलने से मना क्यों किया? Answer: He refused to start a Shehnai school in the USA because he never wanted to leave India. He loved India so much and he did not want to settle anywhere except India. That is why whenever he was in a foreign country, he kept learning to see Hindustan. Question 7. Find at least two instances in the text which tell you that Bismillah Khan loved India and Banaras. Answer: Bismillah Khan loves India and Banaras, the sound of music from the bottom of his heart. He says and he misses the holy Ganga and India when he goes abroad. While in Mumbai, he thinks of only Banaras and the holy river. And when he is Banaras, he remembers the unique matha of Dumraon. Thinking about the language. Thinking about language. 1. Look at these sentences. Evelyn was determined to live a normal life. दूसरा, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. The italicistic parts answers the question, what was Evelyn determined to do and what did Evelyn manage to do? They begin with a to verb, to leave, to conceal. Complete the following sentences beginning with a to verb. Try to answer the questions in brackets. पहला, the sports team hopes. Fill in the blank. What does it hope to do? इसका आंसर है to win. Second, we all want blank. What we all want to do. यानी हम सब क्या चाहते हैं? आंसर to succeed. यानी सफलता प्राप्त करना. Third, they advised the hearing impaired child's mother dash. उन्होंने उस बच्चे जो सुन नहीं सकता था उसकी मम्मी को क्या कहा? आंसर टू टेक हर टू स्पेशलिस्ट. उसे स्पेशलिस्ट के पास ले जाने को. फोर्थ, द अथॉरिटीज परमिटेड अस टू ब्लैंक. व्हाट डिड अथॉरिटीज परमिट अस टू डू? अथॉरिटीज ने हमें क्या परमिट करा? टू प्ले. 5. A musician decided to. What did musician decided to do? म्यूजिशियन ने क्या डिसाइड किया? Play a new rag. Question 2. From the text on Bismillah Khan, find the words and phrases that match these definitions and write them down. The number of paragraphs where you will find the words or phrases has been given for you in bracket. पहला, the home of, यानी कि हमें जो 5-6 वर्ड्स ऐसे वर्ड्स बताने हैं जिनका मीनिंग यही होता है. पहला, द होम ऑफ रॉयल पीपल. रॉयल पीपल के रॉयल लोगों के होम को क्या कहते हैं? आंसर, रॉयल रेसिडेंस. सेकेंड, द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन.
अकेले रहने का स्टेट जो है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आंसर सॉलिट्यूड। नेक्स्ट, अ पार्ट विच इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, वो पार्ट जो कि बहुत आवश्यक है। आंसर एन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट। फोर्थ, टू डू समथिंग नॉट डन बिफोर, कुछ ऐसा करना जो पहले नहीं हुआ हो। इम्प्रोवाइज। नेक्स्ट, विथिन मच विदाउट मच एफर्ट, बिना ज्यादा प्रयास किए, एफर्टलेसली। क्विकली एंड इन लार्ज क्वांटिटीज, जल्दी और ज्यादा। थिक फास्ट। क्वेश्चन 3, टिक द राइट आंसर। पहला, व्हेन समथिंग इज रिवाइव्ड इट मीन्स रिमेन्स डेड और लिव्स अगेन। जब हम कहते हैं कि कोई चीज रिवाइव हुई तो उसका क्या मतलब है? मर जाना या वापस जिंदा होना? आंसर लिव्स अगेन। सेकेंड, व्हेन अ गवर्नमेंट बैंड समथिंग इट वांट्स टू, जब गवर्नमेंट कुछ बैन करती है तो वो क्या चाहती है? स्टॉप या स्टार्ट? आंसर स्टॉप। थर्ड, व्हेन समथिंग इज कंसीडर्ड ऑस्पिशियस, जब किसी को ऑस्पिशियस माना जाता है तो उसे वेलकम इट या अवॉइड इट, उसे वेलकम करते हैं या अवॉइड करते हैं? आंसर वेलकम। व्हेन वी टेक टू समथिंग वी फाइंड इट, जब हम कुछ किसी चीज को करते हैं, हम खुद करना चाहते हैं तो हम उसे क्या पाते हैं? बोरिंग या इंटरेस्टिंग? इंटरेस्टिंग। व्हेन यू अप्रिशिएट समथिंग यू, जब आप किसी की को अप्रिशिएट करते हैं, तारीफ करते हैं, यू फाइंड इट गुड एंड यूजफुल या फाइंड इट ऑफ नो यूज? आंसर फाइंड इट गुड एंड यूजफुल। नेक्स्ट, व्हेन यू रेप्लिकेट समथिंग यू डू इट, जब हम किसी की कॉपी करते हैं तो हम करते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम और फॉर सेकेंड टाइम? आंसर फॉर सेकेंड टाइम। लास्ट, when we come to terms with something it is still upsetting or no longer upsetting, जब हम किसी चीज की टर्म्स मान लेते हैं तो वो क्या होता है? वो हमें तब भी अपसेट करता है या अब नहीं करता? आंसर नो लॉन्गर अपसेटिंग। क्वेश्चन 4, डिक्शनरी वर्क। The sound of Shehnai is auspicious. The auspicious sound of Shehnai is usually heard at marriages. The adjective auspicious can occur after the verb be, as in first sentence, or before a noun, as in the second. But there are some adjectives which can be used after the verb be, but not before a noun. For example, Ustad Fayaz Khan was overjoyed. We cannot say the overjoyed man. यानी कि इसमें दो एग्जाम्पल दिए हैं ऑस्पिशियस के लिए। ऑस्पिशियस एक एडजेक्टिव है, तो वो वर्ब इज ऑस्पिशियस मतलब वर्ब का बी वाला फॉर्म उसके बाद भी आ सकता है और एज अ नाउन भी, और किसी नाउन के पहले भी आ सकता है, जैसे सेकेंड में आया है ऑस्पिशियस साउंड। तो कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो दोनों फॉर्म में आ सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ वर्ब के बाद, बी वर्ब के बाद ही लगाए जा सकते हैं, नाउन के पहले नहीं। जैसे ओवरजॉयड मैन ऐसा नहीं कहते हैं। लुक एट द एंट्रीज फॉर ऑक्सफोर्ड एडवांस डिक्शनरी लर्नर 2005। कंसल्ट योर डिक्शनरी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अब यहाँ पे कुछ एडजेक्टिव दे रखे हैं, उससे हमें देखना है कि क्या वो ओनली बिफोर नाउन है, नॉट बिफोर नाउन, या बोथ बिफोर एंड आफ्टर वर्ब भी। और फिर उन वर्ड्स को हमारे फ्रेजेस और सेंटेंस में भी बनाना है। पहला उन्होंने करके दिया है पहला है इंडिस्पेंसिबल, तो उसका आंसर है बोथ, आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। सेकेंड है इम्प्रेस्ड, थर्ड अफ्रेड, फोर्थ आउटडोर,
5th paternal, 6th countless, 7 priceless. Next, speaking. Imagine the famous singer Kishori Amonkar is going to visit your school. You have been asked to introduce her to audience before her performance. How would you introduce her? आप ऐसा मानिए कि एक फेमस सिंगर किशोरी अमोनकर आपकी स्कूल में आपकी स्कूल में आई है और आपको उन्हें सबके सामने इंट्रोड्यूस करना है उनकी परफॉर्मेंस से पहले। तो आप ये कैसे करेंगे? Here is some information about Kishori Amonkar you can find on internet. Read the passage and make notes about her parentage, the school of music she belongs to, her achievements, her inspiration, awards. यहाँ पर एक पैसेज दिया हुआ है जहाँ से हमें उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, जैसे उनके पेरेंट्स कहाँ के थे, उनकी स्कूल म्यूजिक स्कूल कौन सी थी, उनके अचीवमेंट्स, उनकी प्रेरणा और उनके अवार्ड्स। Padma Bhushan Kishori Amonkar, widely considered the finest female vocalist of her generation, was born in 1931, daughter of another great artist Srimati Mogubai Kurdikar. किशोरी अमोनकर जो है वो पद्म भूषण उन्हें मिला है और वो एक बहुत अच्छी फीमेल सिंगर है अपनी जनरेशन की। उनका बर्थ 1931 में हुआ। उनकी मम्मी भी एक आर्टिस्ट हैं जो कि श्रीमती मोगूबाई कुर्दीकर है। इन हर अर्ली ईयर्स शी एब्जॉर्ब्ड द अप्रोच एंड रिपोर्ट ऑफ हर डिस्टिंग्विश्ड मदर्स टीचर उस्ताद अलदिया खान। As her own style developed, however, she moved away from Aladia Khan's Jaipur Atroli Gharana's style in some respects, and as a mature artist, her approach is usually regarded as an individual, if not unique, variant of Jabalpur model. यानी शुरुआती दिनों में उन्होंने अपनी मदर की जो टीचर थे उनसे उनकी तरह गाना सीखा, पर फिर जैसे वो बड़ी हुई तो वो उन्होंने थोड़ा अपना अलग स्टाइल बनाया। किशोरी अमोनकर इज अ थिंकर besotted by what she calls the mysterious world of her rags. She dissects them with the precision of a perfectionist, almost like a scientist, until the most subtle of shades and emotions merge and remerge. यानी कि वो रागों की दुनिया उन्हें रहस्यमय लगती है और जैसे साइंटिस्ट साइंस में डूब जाते हैं वैसे ही वो उसमें रागों में डूबी हुई है और उसमें उनके इमोशंस आते रहते हैं। She is very much inspired by the teachings of the ancient Vedic sages written at the time when vocal music was highly devotional in character. उनकी प्रेरणा वैदिक संत रहे हैं। This soul-searching quality of her music, coupled with very intellectual approach to rag performance, has gained her quite a following in India and has helped to revive the study of ख्याल। यानी कि उनकी जो क्वालिटी है म्यूजिक में वो आत्मा ढूंढती है और उनका जो आध्यात्मिक अप्रोच है राग के लिए उसके लिए उनके बहुत सारे फैन रहे हैं इंडिया में और उन्होंने ख्याल एक फॉर्म होता है उसकी भी उन्होंने उसको भी जागृत किया। Significant awards bestowed on this artist include the Sangeet Natak Academy Award, Padma Bhushan, highly coveted Sangeet Samriddhini Award in 1997। उन्हें इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं। Second, use your notes on Kishori Amonkar to introduce her to an imaginary audience.
You may use one of the following phrases to introduce a guest. I am honored to introduce, या I feel privileged to introduce, और we welcome you. यानी कि आपने जो पढ़ा उस पर अपने नोट्स बनाइए और एक काल्पनिक ऑडियंस को उनका इंट्रोडक्शन दीजिए, और आप इस तरह से शुरू कर सकते हैं कि आई एम ऑनर्ड टू इंट्रोड्यूस, और आई फील privileged to introduce, or we welcome you. Last part is writing. If you work hard and know where are you going, you will get there, says Glennie. ऐसा एवलिन ग्लेनी ने कहा कि अगर आप हार्ड वर्क करते हैं और आपको पता है आप कहाँ जा रहे हैं तो आप पक्का वहां पहुंचेंगे. You have now read the two musicians. Do you think they both worked hard? Where did they want to go? Answer these in two paragraphs, one on each of the two musicians. यानी कि आपने दोनों की कहानी पढ़ी, तो क्या आपको लगता है दोनों ने हार्ड वर्क किया, और वो दोनों कहाँ जाना चाहते थे? आप 2 पैराग्राफ्स में इसका आंसर लिखिए, एक-एक दोनों के लिए.